Hello students, I am Sravanti Bhattacharya. Today I am here to discuss one very important topic of musculoskeletal system, that is rheumatoid arthritis. First of all, introduction of rheumatoid arthritis. Introduction. Rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder that can affect more than one joint. It is most commonly affect the joint of the hand, foot, wrist, elbow, knee and ankle. The joint effect is usually symmetrical. In some people, the condition also can damage a wide variety of body system including the skin, eyes, lungs, heart and blood vessel. Due to this reason, it is known as सिस्टेमेटिक डिजीज़। तो आज हम मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम बता देते हैं कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जो वर्ड है वो कंपोज होते हैं र्यूमेटिज़म। र्यूमेटिज़म मीन्स मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम के साथ लिंक होते हैं एंड अर्थराइटिस जो वर्ड है विच इज़ डायरेक्टली कंपोज ऑफ टू मेन वर्ड, arthran means joint, itis means inflammation. So rheumatoid arthritis is a inflammation of the joint, especially synovial membrane inflammation. Next, rheumatoid arthritis is a autoimmune condition. Why it is autoimmune condition? Because our immune system mistakenly attacking the healthy joints or synovium. That's why it is known as autoimmune condition. और इसमें हमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस एक सिस्टेमेटिक डिजीज़ होते हैं। सिस्टेमेटिक डिजीज़ किस लिए होते हैं? क्योंकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से, जैसे कि हार्ट, लंग्स, आइज़, ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिस्टेमेटिक डिजीज़। र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिकल इसलिए होते हैं बिकॉज दिस इज़ बायलैटरल। अगर राइट हैंड की रिस्ट जॉइंट अफेक्ट होते हैं तो लेफ्ट हैंड की रिस्ट जॉइंट भी अफेक्ट होगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सिमेट्रिकल। जब हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में डिस्कस किया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अफेक्टिंग ओनली वन साइड जॉइंट, नॉट बायलैटरल जॉइंट। रिमेंबर दिस वन। Now the question is, which joint can get affected by this rheumatoid arthritis? Mainly wrist joint and finger joint. Other joint also, neck joint involve, elbow joint involve, ankle, knee joint also involve in this rheumatoid arthritis. र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन डायग्नोज करना रियली डिफ़िकल्ट होते हैं बिकॉज द सिम्टम वॉट एवर अराइज इन दिस कंडीशन इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू अदर मस्कुलोस्केलेटन कंडीशन और अदर अर्थराइटिक कंडीशन. दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज rheumatoid arthritis, but as a healthcare personnel we have to diagnose or catch the disease as early as possible, because जितना gradually disease progress करेंगे इतना ही ज़्यादा bones में और joints में damage होगा. Ultimately दोनों bone एक साथ fuse हो जाते हैं जिसको हम medically बोलते हैं joint fusion. In this joint fusion is very painful for the patient and इस condition जब arise होते हैं patient उसके joints को बिल्कुल भी movement नहीं कर पाते, joints stiff हो जाते हैं. rheumatoid arthritis कभी कभी लाइफ टाइम के लिए भी पेशेंट को सफ़र करना पड़ते हैं एंड समटाइम्स इट डेवलप फॉर शॉर्ट पीरियड, अगेन रिमेशन, अगेन ऑकर फॉर लॉन्ग टाइम. That's all about the introductory portion of the rheumatoid arthritis. Next, see, this is the image of inflammatory joints. So inflammation start in the synovial membrane.
साइनोवियल मेम्ब्रेन की प्रोलिफरेशन शुरू हो गए। आप धीरे धीरे देख सकते हो जॉइंट्स की स्पेस कम हो गए, दोनों जॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे हैं, जॉइंट फ्यूजन हो जाएंगे ग्रेजुअली इन फ्यूचर। आफ्टर 1 to 2 years रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो सिम्टम्स होते हैं वो वर्स हो जाते हैं, एंड इस टाइम में पेशेंट का टॉलरेंस करने का कोई कैपेसिटी नहीं होता। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक्चुअली 20 to 60 ईयर्स एज ग्रुप को अफेक्ट करते हैं, बट हमने जब ऑस्टियोआर्थराइटिस देखे थे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आफ्टर 60 अफेक्ट करना शुरू करते हैं, बट रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अफेक्टिंग 20 to 60 ईयर्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. It is a chronic autoimmune disease that is characterized spatially by pain, stiffness, inflammation, swelling, and sometimes destruction of joint. इंट्रोडक्शन में भी हमने सेम थिंग देखे थे कि दिस इज ऑटोइम्यून कंडीशन. Autoimmune because our immune system mistakenly attacking the synovium. That's why it is autoimmune disease. And what will be the symptoms? पेन होगा, स्टिफनेस होगा, इन्फ्लेमेशन होंगे, साइनोवियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होंगे, एंड धीरे धीरे जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन होगा. In image, we'll get a very clear information about the rheumatoid arthritis. Two bones come together, which is known as joint, and this joint is protecting by the one connective tissue, which is known as synovial membrane and joint capsule. This is the normal स्ट्रक्चर. अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो रहा है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आप देख सकते हो रेड कलर पोर्शन से डिनोट किया है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया, साथ में जो जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं उसमें भी इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो गए, एंड साइनोवियम में जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, एंड धीरे धीरे इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, एंड इसमें आप देख पा रहे हो कि कार्टिलेज में डैमेज शुरू हो चुकी है, डिस्ट्रक्शन और ब्रेकिंग ऑफ द कार्टिलेज इज स्टार्ट डेवलपिंग. There are two pictures, one is healthy joint, one is damaged joint. Healthy joint में two bone intact, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई डैमेजेस नहीं है. Synovial membrane is also intact, no inflammation. But in right hand side picture you can see little bit changes is developing. What are the changes? पहले इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई, रेड कलर से हमने इन्फ्लेमेशन को दिखाया है. नेक्स्ट, बोन डैमेजेस होना शुरू हो गया क्योंकि धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है, डैमेज द कार्टिलेज पोर्शन. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस. There are total 3 types of rheumatoid arthritis. First is seropositive rheumatoid arthritis. Second one is seronegative rheumatoid arthritis. Third one is juvenile idiopathic arthritis. Then first of all, seropositive rheumatoid arthritis. Seropositive rheumatoid arthritis में क्या होते हैं? अगर हमने rheumatoid arthritis पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया, इसमें हमको र्यूमेटॉइड फैक्टर मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सेरोपॉजिटिव र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस. अभी र्यूमेटॉइड फैक्टर्स क्या होते हैं? र्यूमेटॉइड फैक्टर्स एक प्रोटीन होते हैं इम्यून सिस्टम का, जो मिस्टेकनली अटैक करते हैं जॉइंट्स को, एंड दिस फैक्टर अगर पॉजिटिव मिलते हैं ब्लड में, तो इन केस को हम बोलेंगे सेरोपॉजिटिव र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस. नेक्स्ट, सेरोनेगेटिव र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस. सेरोनेगेटिव र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस में ब्लड में कोई भी र्यूमेटॉइड फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, बाकी अदर कॉजेज इंटेक्ट रहेगा, इसको हम बोलेंगे सेरोनेगेटिव र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस. नेक्स्ट, जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस. जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस मेनली बच्चे में होते हैं, उनकी एज ग्रुप होते हैं लेस देन 16 ईयर्स, एंड बच्चे को जॉइंट पेन फील होते हैं, जॉइंट में स्वेलिंग्स होते हैं, टेंडरनेस होते हैं. सो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ rheumatoid arthritis. Causes of rheumatoid arthritis. First is if the immune system attacks synovium, because it is a autoimmune condition and immune system mistakenly attacking the synovium, and this is the first cause. Next, obesity. How obesity can develop
रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बिकॉज जब ओबेसिटी होते हैं तो इस टाइम में साइटोकाइंस रिलीज़ होना शुरू होते हैं। साइटोकाइंस एक इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, प्रीवियस जॉइंट डैमेज, अगर किसी को प्रीवियसली इंजरी हुआ है, कार्टिलेज डैमेज हुआ है, तो इस केस में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स हम स्पेशली फीमेल्स के साथ लिंक करते हैं। जब मेनोपॉज होते हैं इस टाइम में ईस्ट्रोजन हार्मोन का अमाउंट कम हो जाते हैं, एंड ईस्ट्रोजन हार्मोन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर बोन डेवलपमेंट और ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जब ईस्ट्रोजन रिड्यूस होते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट भी प्रोडक्शन होना कम हो जाता है, विच लीड्स टू वन पॉजिटिव फैक्टर फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट, स्मोकिंग से भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर और साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, एंड दिस साइटोकाइंस डेवलप द इन्फ्लेमेशन। जेनेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, अगर फैमिली में किसी का भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है प्रीवियसली, तो नेक्स्ट जनरेशन का भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का चांस है। इसमें जो मेन जीन अफेक्ट करते हैं वो है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DRV1. This gene is affecting the joints, and this is the one agent for genetic susceptibility. Next, ड्यू टू लैक ऑफ मिनरल, अगर कैल्शियम्स एंड विटामिन डी का सप्लीमेंट कम हो चुके हैं तो धीरे धीरे ऐसे भी जॉइंट्स का डिटोरिएशन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। नाउ, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। First, due to etiological factor, immune system attacks joint and other tissue. Next, white blood cell of the immune system move into the joint. Next, it release chemical named as cytokine which attack the cell of the synovial membrane. Next, the chemical cause synovial cell to release other destructive substance and develop new blood vessels, as well as inflammation process of synovium get started. Next, it form a thickened area made up of granulation tissue named as penis. Over time, penis grow, it invade and destroy the cartilage and bone of the joint. Next, excessive inflammation cause fluid filled up in the joint and make joint swollen. Next, eventually joint space become narrow and ankylosis develop. Next, it make joint fusion and symptoms appear. So पैथोफिजियोलॉजी को अच्छे से समझिए। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कॉजेस की वजह से सिम्टम्स और डैमेजेस शुरू होते हैं। तो फर्स्ट कॉजेस में क्या था? ऑटो इम्यून कंडीशंस, प्रीवियस जॉइंट डैमेजेस, जेनेटिक फैक्टर्स, स्मोकिंग्स, दीज आर द कॉजेस। तो इस कॉजेस की वजह से इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जॉइंट्स एंड अदर टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। इसके वजह से इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी में शुरू होते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो जॉइंट्स की तरफ, वाइट ब्लड सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम जॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं, एंड इसका इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, एंड उसी टाइम में साइटोकाइन रिलीज़ होते हैं। साइटोकाइन धीरे धीरे साइनोवियल मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं, एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन को जब अटैक करते हैं, आप समझ सकते हो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, एंड इसी टाइम में और भी अदर्स डिस्ट्रक्टिव मटेरियल का जनरेट होते हैं, एंड न्यू एंड ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशंस और डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। एंड न्यू ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? जो ब्लड सर्कुलेशन से डिफरेंट बॉडी सिस्टम में और बॉडी पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन को स्प्रेड करते रहते हैं, एंड उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होते हैं
साइनोवियल मेम्ब्रेन में ग्रेनुलेशन टिश्यू के जो फॉर्मेशन होते हैं इसको हम बोलते हैं पेनस। सो पेनस क्या होते हैं? पेनस एक ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं जो दोनों बोन्स के मिडल में जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं और साइनोवियल कैविटी होते हैं इसमें डेवलप होते हैं। एंड दिस पेनस धीरे धीरे जाके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं बोन्स को एंड कार्टिलेज को। एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सीवियर होना शुरू हो जाते हैं एंड बोन्स का डिग्रेड होते हैं एंड बोन एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जॉइंट स्पेस कम हो जाते हैं विच लीड्स टू एनकाइलोसिस। इट मेक्स जॉइंट फ्यूजन एंड सिम्टम्स एपियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर कॉजेस के बाद इम्यून रेस्पॉन्स शुरू हुए थे। इम्यून रेस्पॉन्स में WBC मूव करना शुरू कर दिया साइनोवियल मेम्ब्रेन की तरफ एंड जब WBC साइनोवियल मेम्ब्रेन को जाके अटैक कर रहे हैं इस टाइम में इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं जिसका नाम है साइटोकाइंस। इस साइटोकाइंस क्या करते हैं? और भी डिस्ट्रक्टिव मटेरियल का जनरेट करना शुरू कर देते हैं एज वेल एज न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं एंड दिस न्यू ब्लड वेसल्स डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड करते हैं। साथ में ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ फॉर्मेशन हो जाते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन में। इस ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ बोन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं एंड बोन के बीच में जो जॉइंट स्पेस होते हैं वो कम हो जाते हैं एंड जॉइंट फ्यूजन और जिसको हम बोलते हैं एनकाइलोसिस डेवलप होते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो स्टेजेस होते हैं इस स्टेजेस की मदद से हम पैथोफिजियोलॉजी को और भी अच्छे से समझेंगे। अब पिक्चर्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। दिस इज़ हेल्दी जॉइंट, टू बोन्स कम टुगेदर डेवलपिंग द जॉइंट एंड जॉइंट्स की सराउंडिंग में होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस कैप्सूल जो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, joint cavity with synovial fluid. Synovial fluid act as a lubricant so that हम हमारे joints को freely move कर सकते हैं। cartilage होते हैं bones के end में, mainly hyaline cartilage और articular cartilage. This is the structure of healthy joint. First stage is synovitis. Synovitis means इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम। कैसे इन्फ्लेमेशन होंगे? दिस इज़ ऑटो इम्यून कंडीशन। WBC साइनोवियल मेम्ब्रेन की तरफ मूव होना शुरू करेंगे। जब WBC मूव होंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू होगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के टाइम में साइटोकाइन डेवलप होंगे एंड साइटोकाइन क्या करेंगे और अदर डिस्ट्रक्टिव मटेरियल जनरेट करेंगे विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे एंड बोन्स एंड कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट स्टेज इज पेनस। पेनस इज, आप देख सकते हो एक टिश्यूज़, हार्ड टिश्यूज़ का जनरेट हुआ है दोनों बोन के बीच में, इसको हम बोलते हैं पेनस। पेनस इज ए फॉर्मेशन ऑफ granulation tissue by proliferation of the synovial fluid. This penis is not at all good for the joints because जब penis develop होते हैं तो कार्टिलेज का सीवियर डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें कोई कार्टिलेज नहीं है, कार्टिलेज का टोटल डिस्ट्रक्शन हो गए एंड दोनों बोन एक्सपोज हो चुका है। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में? फाइब्रस एनकाइलोसिस होगा। फाइब्रस एनकाइलोसिस मीन्स पेनस जहाँ पे क्रिएट हुए थे ग्रेनुलेशन टिश्यू में, ग्रेनुलेशन टिश्यू जो यहाँ पे क्रिएट हुए थे वो नेक्स्ट स्टेज में जाके फाइब्रस टिश्यू में टर्न हो जाएंगे एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होंगे दोनों बोन्स के बीच में। एंड लास्ट स्टेज में होगा बोनी एनकाइलोसिस। बोनी एनकाइलोसिस मीन्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दोनों बोन को एक साथ में जोड़ देंगे जिसको हम बोलेंगे बोन्स फ्यूजन और जॉइंट फ्यूजन। This is also stages of rheumatoid arthritis. फर्स्ट स्टेज में साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन हुआ, सेकेंड स्टेज में पेनस ग्रो हुआ, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोलिफरेशन होना शुरू हुआ, थर्ड स्टेज में फाइब्रस टिश्यू डेवलप होते हैं, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड फोर्थ में दोनों बोन धीरे धीरे जुड़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बोन फ्यूजन और जॉइंट्स फ्यूजन। नेक्स्ट, clinical manifestation of rheumatoid arthritis.
फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट स्टिफनेस। जॉइंट स्टिफनेस क्यों होंगे? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो चुकी है, इन्फ्लेमेशन सीवियर हो चुके हैं, एंड आफ्टर 1 to 2 years रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट को जॉइंट स्टिफनेस का सिम्टम्स अराइज होते हैं। जॉइंट्स की कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, जब भी मूव करने जाएंगे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। नेक्स्ट जॉइंट टेंडरनेस। जॉइंट टेंडरनेस कब होगा? जब भी कोई जॉइंट्स को टच करेंगे इस टाइम में पेशेंट को पेन फील होते हैं, इसको हम बोलते हैं जॉइंट टेंडरनेस। जॉइंट टेंडरनेस मीन्स वाइल टचिंग द जॉइंट पेशेंट स्टार्ट फीलिंग पेन। दिस इज द सेकेंड सिम्टम। थर्ड इज जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स में पेन होते हैं। जॉइंट्स पेन मेनली रिस्ट एरिया में होंगे, एल्बो में होंगे, नीज में होंगे, एंकल में होंगे, जहाँ पे भी जॉइंट डैमेज हुआ है उसी एरिया पे पेन होगा। साथ में जॉइंट स्टिफनेस। एंड जॉइंट स्टिफनेस जो होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वो मॉर्निंग स्टिफनेस होते हैं, उसका ड्यूरेशन होते हैं मोर देन 30 मिनट्स। नेक्स्ट जॉइंट स्वेलिंग। जॉइंट स्वेलिंग होंगे, इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है एंड रूमेटॉइड नोड्यूल्स क्रिएट होगा। रूमेटॉइड नोड्यूल्स क्या होते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे लंप क्रिएट होते हैं, सॉफ्ट लंप ड्यू टू द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एंड दिस इज नोन एज रूमेटॉइड नोड्यूल्स। नेक्स्ट जॉइंट रेडनेस। जॉइंट रेडनेस कैसे होगा? इन्फ्लेमेशन जब होगा तो तब इस टाइम में ब्लड वेसल्स वाइडन होना शुरू होगा, एंड जितना ब्लड वेसल्स वाइडन होगा इतना ब्लड सर्कुलेशन होगा विच लीड्स टू जॉइंट रेडनेस। आपको इमेज से अच्छे से समझ में आ रहा होगा साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट जॉइंट वार्मथ। जॉइंट वार्मथ इसलिए होगा बिकॉज इन्फ्लेमेशन स्टेज इज गोइंग ऑन, एंड इन्फ्लेमेशन का एक स्टेज होते हैं वार्मथ जॉइंट। नेक्स्ट नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन। आप पिक्चर को अच्छे से देखो, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन मीन्स जब इन्फ्लेमेशन होते हैं, इन्फ्लेमेशन से जो नर्व्स होते हैं हमारे, उस नर्व कंप्रेस हो जाते हैं, एंड कंप्रेस होने से पेशेंट्स को कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि कोई भी नीडल प्रिक हो रहा है एंड कोई भी एंट उसको बाइट कर रहा है। दिस इज नोन एज टिंगलिंग सेंसेशन। हाउ टिंगलिंग सेंसेशन? नमनेस डेवलपिंग, इन्फ्लेमेशन causes compression of the nerve which leads to neuropathic symptom numbness and tingling. Next डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन इसीलिए होंगे साइनोवियल फ्लूइड हमारे मोशन रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूएशन में रखते हैं। अगर साइनोवियल फ्लूइड नहीं है एंड जॉइंट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गया तो पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी में भी दिक्कत आएगा, चल नहीं पाएंगे पेशेंट। देयर विल बी डिटोरिएशन इन वॉकिंग, सिटिंग, ईच एंड एवरी एक्टिविटी में पेशेंट्स को प्रॉब्लम होंगे। नेक्स्ट बाइलेटरल जॉइंट्स विल बी अफेक्टेड। बाइलेटरल जॉइंट्स अफेक्टेड है, मैंने शुरू में आप लोग को समझाया था। इफ़ राइट हैंड जॉइंट इज अफेक्टेड देन लेफ्ट हैंड जॉइंट ऑल्सो विल बी अफेक्टेड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट स्वान नेक डिफॉर्मिटी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी, दिस इज द लेट स्टेज सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होते हैं, जब हमारे टेंडन्स अफेक्ट होते हैं, इस टाइम में टेंडन या लिगामेंट में कोई स्ट्रेस आते हैं, तो इस स्ट्रेस की वजह से हमारे जो फेलेंजेस है, फेलेंजेस में चेंजेस आते हैं। अभी कौन सी फेलेंजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम पिक्चर की मदद से देखेंगे। DIP मीन्स डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में पेशेंट की जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं वो फ्लेक्स हो जाते हैं, एंड PIP मीन्स प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होते हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्यों हो रहा है? दिस इज़ द लेट स्टेज सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर टेंडन और लिगामेंट में स्ट्रेस आ रहे हैं तो इसका इफेक्ट आएंगे फेलेंजेस के ऊपर। तो फेलेंजेस में डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होते हैं वो बेंट होंगे, एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होते हैं वो हाइपर एक्सटेंशन होगा। नेक्स्ट अदर फीचर्स इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स ऑफ RA। फीवर क्यों होंगे? क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू हो रही है, वेट लॉस हो जाएंगे पेशेंट का, पेशेंट बहुत
फैटिक फील करेंगे, एनीमिया होगा। एनीमिया इसलिए हो सकते हैं क्योंकि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, एज वेल एज इस किडनी को भी अफेक्ट करेंगे। तो आपको पता है किडनी का एक मेजर फंक्शन होता है एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन करना। जब किडनी में अफेक्ट हो रहा है तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन नहीं होंगे, तो एरिथ्रोपोइटिन का काम होता है आरबीसी प्रोडक्शन करना। सो लेस एरिथ्रोपोइटिन लीड्स टू लेस आरबीसी एंड लीड्स टू एनीमिया। लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे एंड रेनॉट फेनोमेनन्स। रेनॉट फेनोमेनन्स को हम पिक्चर से समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेनॉट फेनोमेनन? रेनॉट फेनोमेनन होते हैं जब भी आर्टरीज, जो डिजिटल आर्टरीज होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बाय इन्फ्लेमेशन। इस टाइम में ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक्ड हो जाते हैं फिंगर्स में और टोज़ में, विच लीड्स टू डिसकलरेशन ऑफ द फिंगर्स। आप देख सकते हो फिंगर्स का हाफ पोर्शन वाइट हो रहा है, हाफ पोर्शन रेड हो रहा है। वाइट इसीलिए हो रहा है बिकॉज इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? बिकॉज जो आर्टरीज होते हैं, डिजिटल आर्टरीज होते हैं, उसका ब्लॉक हो चुका है, कंस्ट्रिक्टेड हो चुका है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विच लीड्स टू वाइट कलरेशन ऑफ द फिंगर्स। इसको हम बोलते हैं रेनॉट्स फेनोमेनन। नेक्स्ट अदर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स में आएंगे आर्टराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरी और डैमेजेस ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स लाइक साइटोकाइंस एंड ऑल। नेक्स्ट न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी इसलिए होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन से नर्व कंप्रेस हो जाएंगे एंड पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होगा, नमनेस होंगे पेशेंट में। नेक्स्ट स्क्लेराइटिस। स्क्लेराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा। आप देखो स्क्लेरा कितना रेड हो चुके हैं, ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुके हैं। दिस इज़ द लेट स्टेज सिम्टम्स ऑफ र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। जब र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन वर्स हो जाती है, इस टाइम में जाके स्क्लेरा में अफेक्ट होता है। नेक्स्ट पेरिकार्डाइटिस। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हार्ट ऑल्सो गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। पेरिकार्डाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन होगा। स्प्लीनोमेगली, एनलार्ज हो जाएंगे स्प्लीन। नेक्स्ट 7S फॉर रिमेंबरिंग द सिम्टम्स। मैं आप लोग को अभी 7 सिम्टम्स बताऊंगी शॉर्ट में जो टोटल र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस को सिंबलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सनराइज स्टिफनेस। जो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट होते हैं उनमें स्टिफनेस होते हैं। स्टिफनेस कब होते हैं? मॉर्निंग स्टिफनेस, इसलिए इसका नाम है सनराइज स्टिफनेस। इसका ड्यूरेशन होते हैं मोर देन 30 मिनट्स। इन ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी स्टिफनेस होते थे, मॉर्निंग स्टिफनेस, इसकी ड्यूरेशन होता था लेस देन 30 मिनट्स। नेक्स्ट सॉफ्ट फीलिंग इन जॉइंट्स। जॉइंट्स बहुत ही सॉफ्ट फील होंगे जब भी आप टच करोगे ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो चुकी है। नेक्स्ट स्वेलिंग इन जॉइंट, जॉइंट स्वेलिंग होगा, वार्मथ फील होगा। सिमेट्रिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस सिमेट्रिकल होते हैं, दोनों साइड की जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेजेस। तो स्टेजेस में हमने 4 स्टेज पढ़ा था। फर्स्ट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियम और साइनोवाइटिस। कैसे इन्फ्लेमेशन हो रहा है? ऑटो इम्यून कंडीशन, इम्यून रेस्पॉन्स शुरू हो जाती है, WBC जाके साइनोवियम को अफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर इधर एक्टिव हो जाते हैं विच लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियम। उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे प्रोग्रेस होंगे एंड ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ होगा? दोनों बोन्स की मिडल में, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहते हैं। इस ग्रेनुलेशन टिश्यू को हम बोलते हैं पेनस। जब भी पेनस ग्रो होते हैं इस टाइम में कार्टिलेज टोटली डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं और कार्टिलेज का डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सो थर्ड स्टेज में आएंगे फाइब्रस टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। फाइब्रस टिश्यू कहाँ डेवलप होंगे? दोनों बोन के बीच में। लास्ट स्टेज इज एनकाइलोसिस और जॉइंट फ्यूशन। दोनों बोन एक दूसरे के साथ जुड़ के एक ही जॉइंट बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे जॉइंट फ्यूशन और बोन फ्यूशन और एनकाइलोसिस। नेक्स्ट सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक में आप लोगों ने ऑलरेडी सिम्टम्स में देखा है कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन इसमें अफेक्ट होते हैं। लाइक आइज़ में अफेक्ट हो रहा है, स्क्लेराइटिस हो रहा है, नर्व अफेक्ट हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रहा है। नेक्स्ट पेरिकार्डाइटिस, arthritis, blood vessels also affecting various system or various organ is get affected by the rheumatoid arthritis. Next
साइनोवियम अफेक्टेड एंड इन्फ्लेम्ड, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं एंड इन्फ्लेम्ड होते हैं. सो दिस आर द टोटल 7 symptoms which represent the rheumatoid arthritis. First is sunrise stiffness, morning stiffness for more than 30 minutes, joint soft feel होंगे, स्वेलिंग होंगे जॉइंट्स में, सिमेट्रिकल होंगे, बायलैटरली अफेक्ट करते हैं. स्टेजेस, देयर आर टोटल 4 स्टेजेस ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस. 6 सिस्टेमेटिक होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट साइनोवियम अफेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं. Next, signs of rheumatoid arthritis. These are the total 3 signs of rheumatoid arthritis which you have to remember, and this is the late stage sign of rheumatoid arthritis. जब chronic हो जाएंगे rheumatoid arthritis, इस टाइम में तीन साइन जो है वो डेवलप होते हैं. फर्स्ट वन इज़ वोटनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब, सेकेंड वन इज़ अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, थर्ड वन इज़ स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स. आपको इमेजेस से और भी क्लियर हो जाएंगे. वोटनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब क्या होते हैं, इसमें फेलेंजेस अफेक्ट होते हैं. फेलेंजेस क्यों अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज टेंडन्स अगर, लिगामेंट्स अगर वीक हो जाते हैं, इस टाइम में वोटनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब होते हैं. इसमें जो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, इसका हाइपर एक्सटेंशन होते हैं. आप देख सकते हो डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट का क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है. बट प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट होते हैं, इसका फ्लेक्शन होते हैं. दिस इज वोटनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब. नेक्स्ट, अल्नर डेविएशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट. इसमें मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट अगर वीक हो जाते हैं, इसके जो लिगामेंट्स होते हैं वो उसमें स्ट्रेस आते हैं, तब क्या होगा, जो फिंगर्स होते हैं वो उसका बेंड हो जाएंगे अल्नर साइड में. इस टाइम में हम बोलेंगे अल्नर डेविएशन ऑफ द हैंड. अगर अल्नर साइड में फिंगर्स का बेंड हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे अल्नर डेविएशन. नेक्स्ट, स्वान नेक डिफॉर्मिटी. स्वान नेक डिफॉर्मिटी मैंने आप लोग को शुरू में समझा दिए थे. डिस्टल फेलेंजेस का फ्लेक्शन होना एंड प्रॉक्सिमल फेलेंजेस का एक्सटेंशन होना, इसको हम बोलेंगे स्वान नेक डिफॉर्मिटी. सो बटनियर में उल्टा था, इसमें जो डिस्टल फेलेंजेस होते हैं इसका एक्सटेंशन होते हैं, हाइपर एक्सटेंशन, एंड प्रॉक्सिमल का फ्लेक्शन होते थे. बट स्वान नेक में क्या हुआ, प्रॉक्सिमल का फ्लेक्शन, प्रॉक्सिमल का एक्सटेंशन हो रहा था एंड डिस्टल का फ्लेक्शन हो रहा था. और अल्नर डेविएशन में क्या हो रहा है, फिंगर्स जो है वो बेंड हो रहा है टुवर्ड्स द अल्नर. दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज अल्नर डेविएशन. These are the total 3 signs of rheumatoid arthritis. Next, diagnostic test of rheumatoid arthritis. First, history collection. Second, physical examination. Third, blood test. Fourth, ESR. Sixth, rheumatoid factor test. Second, anti-CCP. Next, anti-nuclear antibody test. C-reactive protein test. Next, arthrocentesis and X-ray. First of all, history collection. So as a nurse, what will be your responsibility while collecting the history? What history we can collect from the patient? We can check previous joint damage. We can also collect family history, any genetic predisposition, medication history, nutritional history, what diet he or she is taking, any bad habits, any smoking habits, obesity. We have to check the weight of the patient, क्योंकि हमने causes में देखे थे कि obesity also one factors. So these are the history we can collect from the patient. Also we can ask the patient if pain is there. पेन कहाँ पे हो रहा है, कौन सी एरिया में हो रहा है. अगर स्टिफनेस फील हो रहा है तो स्टिफनेस कौन सी टाइम में स्टिफनेस हो रहा है, कितना टाइम के लिए स्टिफनेस फील होते हैं, एंड विच इज जॉइंट इज गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस rheumatoid arthritis. नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन एंड नर्व कंडक्शन टेस्ट, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज भी पेशेंट से परफॉर्म कराना पड़ेगा, एंड सो दैट वी कैन चेक द टोटल activity status of the patient. Next, blood test.
ब्लड टेस्ट में WBC काउंट चेक करेंगे, WBC काउंट हाई मिलेंगे पेशेंट की क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। व्हाट इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में देखा जाते हैं कि कब जाके RBC सेडिमेंट और सेटल डाउन होते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया जाता है, इसमें चेक किया जाता है कि RBC को सेटल डाउन होने में कितना टाइम लगते हैं। सो इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो चुकी है, इस टाइम में RBC जल्दी और फर्स्टली सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि इन्फ्लेमेशन में जो डिस्ट्रक्टिव केमिकल सिक्रेट हो रहा है, वो डिस्ट्रक्टिव केमिकल RBCs को क्लम्प कर देते हैं, डेंस बना देते हैं, क्लॉट कर देते हैं। वो क्लम्प एंड डेंस के लिए RBC जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, एंड इसकी वजह से पता चलते हैं कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हो रहा है। सो इसके जो नॉर्मल वैल्यू होते हैं 0 to 15 mm/HR इन मैन एंड 0 to 20 mm/HR और 0 to 13 mm/HR इन फीमेल। तो ये सर रेट हमें चेक करना है। नेक्स्ट, र्यूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। इसमें पॉजिटिव र्यूमेटॉइड फैक्टर मिलेंगे। र्यूमेटॉइड फैक्टर एक प्रोटीन होते हैं जो मिस्टेकनली हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को अटैक करते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू है 0 to 20 यूनिट पर ml। अगर इससे ज़्यादा र्यूमेटॉइड फैक्टर किसी के ब्लड में मिलेंगे तो इन पेशेंट को ऑटो इम्यून कंडीशन होने का चांसेस है। नेक्स्ट, NTCCP. NTCCP is anticyclic citrullinated peptide. This is also one protein which is found in the immune system, and this protein is mistakenly attacking the joints. इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में NTCCP का जो अमाउंट होते हैं वो इंक्रीज मिलते हैं। इसका नॉर्मल होना चाहिए लेस देन 20 यूनिट पर ml. नेक्स्ट, anti-nuclear antibody test. This is very important test for rheumatoid arthritis or for autoimmune condition, because as you know, antibody is fighting against the foreign antigens, but in autoimmune condition our immune system is fighting against our own healthy cells. So anti-nuclear antibody means this antibody is attacking the healthy tissues of our joint. That's why it is known as anti-nuclear antibody. And anti-nuclear का मतलब है वो न्यूक्लियस ऑफ द सेल को अटैक कर रहा है। सेल की जो न्यूक्लियस होते हैं इसको अटैक करते हैं, इसलिए इसका नाम है एंटी-न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। इसके जो नॉर्मल है वो 1:4 एंड 1:60 होते हैं, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। सी रिएक्टिव प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो लीवर से जनरेट होते हैं, एंड जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होते हैं तो इस प्रोटीन का लेवल बढ़ जाते हैं। ब्लड में हमें इंक्रीज मिलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन का। इसका नॉर्मल लेवल होता है लेस देन 10 mg/L, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इससे ज़्यादा हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, आर्थ्रोसेंटेसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस एक माइनर प्रोसीजर्स होते हैं। Doctors are performing these procedures by inserting sterile needle and syringe in the synovial membrane area to drain the fluid from the joint. डिफरेंट रीज़न के लिए फ्लूइड को ड्रेन किया जाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और इन फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए। कभी कभी आर्थ्रोसेंटेसिस ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट, एक्सरे। एक्सरे में मेनली देखा जाएगा जॉइंट डैमेज होना शुरू हो चुकी है, जॉइंट फ्यूशन हो चुकी है। These condition are observable in X-ray. So diagnostic test में फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें चेक करना है फैमिली हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, यानी बैड हैबिट, पेन कब हो रहा है, स्टिफनेस कब हो रहा है, कौन सी ड्यूरेशन में हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू एग्जामिनेशन, नर्व टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, बोन्स की पेन हो रहा है तो बोन्स की टेंडरनेस हो रहा है, इसकी भी एग्जामिनेशन हमें चेक करना है। हमें पेशेंट से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज परफॉर्म कराना है सो दैट वी कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटी लेवल ऑफ द पेशेंट्स बाय
फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में डिफरेंट ब्लड टेस्ट किया जाते हैं इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल WBC, नेक्स्ट ESR काउंट हाई मिलते हैं जब भी इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हाई मिलेंगे। रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट, इसमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होते हैं। NTCCP, इसका लेवल भी इंक्रीज़ होते हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का लेवल इंक्रीज़ होते हैं। C रिएक्टिव प्रोटीन, दिस इज़ द प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन द लीवर, बट इन्फ्लेमेशन के टाइम में वो प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, उसको ब्लड में भी इंक्रीज अमाउंट में मिलते हैं। नेक्स्ट अर्थ्रोसेंटेसिस। अर्थ्रोसेंटेसिस मीन्स जब सिरिंज एंड नीडल से फ्लूइड को ड्रेन किया जाते हैं जॉइंट से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थ्रोसेंटेसिस। नेक्स्ट एक्सरे। एक्सरे से ऑब्जर्व किया जाते हैं जॉइंट की एक्चुअल प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या जॉइंट में डैमेज हो चुके हैं और जॉइंट का फ्यूजन हो चुका है। नेक्स्ट मैनेजमेंट फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो मैनेजमेंट है इसको मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकेशन के बारे में देखेंगे। सेकंड ऑल्टरनेटिव एंड होम रेमेडीज़ क्या हो सकता है। थर्ड डाइटरी चेंजेस। फोर्थ सर्जरी। फिफ्थ नर्सिंग कंसिडरेशन। मेडिकल मैनेजमेंट फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फर्स्ट, non-steroidal anti-inflammatory drug is the drug of choice. Firstly, non-steroidal anti-inflammatory drugs क्यों दिया जाते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट की जो पेन होते हैं वो पेन को कम करने के लिए एंड इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बहुत कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एस्पिरिन दिया गया, नेप्रोक्सिन सोडियम और ब्रूफेन। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज dexamethasone, betamethasone, methylprednisolone. These medicine are given for reducing the inflammation. अभी 2 न्यू कैटेगरी का ड्रग आया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, जिसका DMARD और बायोलॉजिक। DMARD इज डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। दिस ड्रग इज एक्चुअली ब्लॉकिंग द टोटल इम्यून रेस्पॉन्स। This DMARD drug blocking the total immune response so that RA symptom can slow down. जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो गया है पेशेंट में, ऑटो इम्यून कंडीशन में ओवर एक्टिव हो जाते हैं इम्यून सिस्टम, इस ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, एंड इस ब्लॉक की मदद से जो साइन एंड सिम्टम एराइज हो रहा है एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो प्रोग्रेशन हो रहा है उसको स्लो डाउन किया जाते हैं। एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस। इसमें 3 कॉम्बिनेशन का ड्रग बहुत ज़्यादा दिया जाता है। फर्स्ट वन इज साइक्लोफॉस्फामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड मेथोट्रेक्सेट। इस तीनों कॉम्बिनेशन का ड्रग ब्लॉक करते हैं ओवर रिएक्टिंग इम्यून सिस्टम को, सो दैट द प्रोग्रेशन सिम्टम ऑफ RA इज गेट रिड्यूस। नेक्स्ट इज बायोलॉजिक. This new generation DMARDs provide a targeted response to inflammation rather than blocking body's entire immune system response. They may be an effective treatment for people who do not respond treatment with more traditional DMARDs. Example, rituximab and tocilizumab. बायोलॉजिक होते हैं एक न्यू जनरेशन ऑफ डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। इसमें टारगेटेड रेस्पॉन्स देते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, टोटल से इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को ब्लॉक नहीं करते, टारगेट सेल को ब्लॉक करते हैं एंड सिम्टम्स को स्लो डाउन करते हैं। एग्जाम्पल इज रिटोक्सिमैब। तो मेडिकल मैनेजमेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मेनली प्रेस्क्राइब करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाते हैं, डीमर्स दिए जाते हैं। डीमर्स का काम होता है ब्लॉक करना ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को एंड स्लो डाउन द रूमेटॉइड अर्थराइटिस प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल हो गया साइक्लोफॉस्फामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड methotrexate. Next, biologic. Biologic also a new generation of DMARD which is provided target response to inflammation, not blocking the entire immune system. This example is rituximab. Next, home remedies for rheumatoid arthritis.
Certain home remedies should follow for rheumatoid arthritis patient, like exercise. As a nurse, we have to motivate the patient for performing little bit of exercise like yoga, aerobic exercise, range of motion exercise. एक्सरसाइज तब भी परफॉर्म करना चाहिए पेशेंट को जब इसकी पेन एंड इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन हो चुकी है. अगर पेन एंड इन्फ्लेमेशन है, इस टाइम में पेशेंट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है, तो इसके जो सिम्टम्स होगा वो और वर्स होंगे. सो यू हैव टू टेल द पेशेंट, और वी हैव टू टेल द पेशेंट आफ्टर सेटल डाउन ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन द बॉडी, और पेन कम होने के बाद दे हैव टू परफॉर्म द mild exercise. Next, get enough rest. Rest is very needed for rheumatoid arthritis. अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसका स्वेलिंग, उसके सिम्टम्स और बढ़ता ही जाएंगे, एंड देयर विल बी नो चांस टू मिनिमाइज द symptoms. Next, apply heat or cold. Apply heat or cold is very needed to reduce the inflammation, stiffness, swelling. इसको कम करने के लिए हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट, असिस्टिव डिवाइस सच एज स्प्लिंट एंड ब्रेसेस कैन होल्ड द जॉइंट. इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. जो स्प्लिंट एंड ब्रेसेस होते हैं वो ऑर्थोपेडिक डिवाइस दिया जाते हैं पेशेंट को फॉर सर्टेन पीरियड, सो दैट इसको कंफर्ट मिले. तो होम रेमेडीज़ में और क्या क्या हम एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट के लिए. होम रेमेडीज़ इज़ डायरेक्टली लिंक विद द लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट. पेशेंट को हम एक्सरसाइज के लिए बोल सकते हैं, बट एक्सरसाइज तब भी हम प्रेफर करेंगे जब पेन एंड स्वेलिंग कम हो चुकी है. नेक्स्ट, रेस्ट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट. एनफ रेस्ट चाहिए होते हैं. नेक्स्ट, हीट और कोल्ड एप्लीकेशन is needed to reduce the muscle stiffness, swelling, inflammation, and orthopedic device like splint and braces to provide support or reduce the inflammation. Next, rheumatoid arthritis diet. First, food high in omega-3 fatty acid and antioxidant. ओमेगा-3 फैटी एसिड इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर पेशेंट ओमेगा-3 फैटी एसिड लेते हैं तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन का जो डोज होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बिकॉज ओमेगा-3 फैटी एसिड वेरी बेनिफिशियल टू रिड्यूस द डोज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एज वेल एज इट रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन. जो फ्लैक्सीड, जिसको हम अलसी बोलते हैं हिंदी में, वॉलनट. नेक्स्ट, फैटी फिश लिया जा सकते हैं. डिफरेंट सीड्स होते हैं. इस सीड्स में एक्सेसिवली ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलते हैं. नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट सच एज विटामिन ए, सी एंड ई may also help to reduce the inflammation. विटामिन ए, सी एंड ई इन्फ्लेमेशन को जल्दी से रिड्यूस करते हैं. तो इस कहाँ मिलेंगे, कौन से डाइट में मिल सकते हैं, जैसे कि बेरीज में मिलेंगे, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, किडनी बीन्स, चॉकलेट्स. इसमें हमें विटामिन ए, सी एंड ई मिलते हैं. दिस विटामिन्स इज़ वेरी बेनिफिशियल टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ rheumatoid arthritis. Now, surgical management of rheumatoid arthritis. It will be surgical management of rheumatoid arthritis. First one is arthroplasty. Arthroplasty is one joint reconstruction surgery. What doctors are performing? First of all, they are eliminating the damaged portion of the joint. After that, they fix the artificial joint in the particular area, or they fix the prosthesis in this area, जिसको हम बोलते हैं arthroplasty और joint reconstruction surgery. Using of prosthesis, reconstructing the joint. Next, arthrodesis. Arthrodesis is joint fusion. सर्जिकली जॉइंट फ्यूशन किया जाते हैं. अगर दोनों बोन डैमेज हो गए, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं, तो इस डिस्ट्रक्शन को, डैमेज बोन को हटा के, डैमेज पोर्शन को हटा के दोनों बोन को इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस और ग्राफ्ट के मदद से फ्यूज़ किया जाते हैं. इसको हम बोलते हैं आर्थोडेसिस और जॉइंट फ्यूशन. बट इसमें वन डिसएडवांटेज इज़ दैट आफ्टर
क्योंकि जॉइंट को फ्यूज़ कर देते हैं. Next, arthroscopy. Arthroscopy means using one camera-like devices or probe to observe the internal structure of joint, and by observing this internal structure of the joint they can also treat the damaged portion of the joint. दिस इज़ नोन एज आर्थ्रोस्कोपी. आर्थ्रोस्कोपी मीन्स आर्थ्रोस्कोप यूज़ करते हैं. आर्थ्रोस्कोप एक डिवाइस होती है जिसमें कैमरा होते हैं, एंड इसी कैमरा से ऑब्जर्व होते हैं इंटरनल जॉइंट्स पोर्शन को, एंड डैमेज पोर्शन को धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जा सकता है. नेक्स्ट, दिस इज द अनदर इमेज ऑफ आर्थ्रोस्कोपी. Next, sinopectomy. Sinopectomy is nothing but removal of the inflamed synovial membrane. जो inflamed synovial membrane होते हैं और synovial capsules होते हैं, इस कैप्सूल को और synovial tissues को रिमूव किया जाते हैं by the help of synovial membrane. Next, nursing management of rheumatoid arthritis. First of all, nursing assessment. Nursing assessment में nurse to assess the patient's perception of the disorder and situation, actions taken to relieve symptoms, plan for treatment and expectation. Next, identifying issues and concern that can be addressed by nursing intervention and through collaboration with other team member to achieving the expected patient outcome. Next, the health history and physical assessment focus on current and past symptoms such as fatigue, weakness, pain, stiffness, fever or anorexia, and the effect of these symptoms on the patient's lifestyle and self-image. Nursing assessment may first, as a nurse, we have to assess the patient's perception of the disorders and situations, means about the patient's ideas, patient's thinkings, how patient is coping up with the disease. We have to assess the condition, we have to check the patient's answer, and also we can assess the symptoms, treatment plan, and what intervention we can give to the patient. This come under the assessment. Next, physical assessment also we can perform for observing the past symptoms like pain, stiffness, fever, fatigue, and also we can check any history of joint injury, family history we can also collect from the patient. Next, nursing diagnosis. Acute and chronic pain related to inflammation and increased disease activity, tissue damage, fatigue or lower tolerance level. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेशेंट को पेन फील होते हैं, पेशेंट को स्टिफनेस होते हैं. पेन क्यों पेन हो रहा है? क्योंकि टिश्यू डैमेज हो गया, साइनोवियल मेम्ब्रेन इफेक्ट होंगे, तो दिस लीड्स टू पेन इन द पर्टिकुलर इन्फ्लेम्ड एरिया. इस पेन को रिड्यूस करने के लिए what is the nurse's responsibility to observe the location of the pain, timing, duration of the pain, comfortable position we can provide to the patient, and we can give psychological support to the patient as well as hot and cold compression to the particular area, ask the patient to take proper rest, and last we can give non-steroidal anti-inflammatory drugs to the patient as per doctor advice. Next diagnosis is fatigue related to increased disease activity, pain, inadequate sleep or rest, deconditioning, inadequate nutrition, emotional stress and depression. नर्सिंग डायग्नोसिस सेकेंड है. फैटिक होगा, पेशेंट में फैटिक क्यों हो गया? क्योंकि रिपीटेडली पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशंस. स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इमोशनली पेशेंट्स आर अपसेट, सो फैटिक डेवलप. फैटिक, हाउ वी कैन रिड्यूस द फैटिक ऑफ पेशेंट? पेशेंट को जितना पॉसिबल है मोटिवेट करना चाहिए कि दिस कंडीशन विल get improve after some times. When you get proper treatment, the condition also automatically resolve.
then we can also give proper support. Family support is very needed for the patient. Sleeping pattern improve करना पड़ेगा, and जितना न्यूट्रिशियस डाइट पॉसिबल है वी कैन मोटिवेट द पेशेंट टू हैव द न्यूट्रिशियस डाइट. साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज़ मैंडेटरी. नेक्स्ट और भी डायग्नोसिस इधर आई हैव मेड फॉर यू. डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू पेन, डिप्रेशन एंड मेडिकेशन. नेक्स्ट impaired physical mobility related to decreased range of motion, muscle weakness, pain or movement, limited endurance, lack or improper use of ambulatory devices. Next, self-care deficit related to fatigues, loss of motions. Next, disturbed body image related to physical and psychological changes and dependency imposed by chronic illness. Ineffective coping related to actual or perceived lifestyle or role changes. There are lots of diagnosis, and based on this diagnosis the intervention will be sleep pattern. Increase the sleep pattern of the patient by switch off all the lights, providing cool environment to the patient, give psychological support to the patient, tell the patient the condition will be solved. If doctor allow, give some sedatives to the patient. Foot massage is also beneficial, or it is quite relaxing for the patient. Next, impaired physical mobility के लिए intervention हो सकते हैं. स्प्लिंट दिया जा सकते हैं पेशेंट को, एंड ask the patient do not move unnecessarily, support the patient. पेशेंट के साथ हमेशा रहना है. फैमिली में ask the family member to be with the patient. एंड अगर पेशेंट टोटल बेड रिटर्न हो चुके हैं तो इसमें different सेल्फ केयर also we can provide to the patient, like this will come under the next diagnosis. self care deficit related to fatigues and all. self care provide करना चाहिए, like back care, bathing of the patient, everything, hair care we can provide to the patient. Next, disturbed body image related to physical and psychological changes and dependency imposed by chronic illness. बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमने सिम्टम्स में देखे थे डिफरेंट साइंस क्रिएट हो रहा है, अल्नर डिवीशन हो रहा है, रूमेटिक नोड्यूल्स क्रिएट हो रहा है, सो नेक डिफॉर्मिटीज. सो दिस डिफॉर्मिटीज़ लीड्स टू डिस्टर्ब बॉडी इमेज. बट एक ही चीज़ हम पेशेंट्स को बोल सकते हैं, ओनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड टेकिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर्स कैन रिड्यूस द सिम्टम्स. फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट भी बहुत एसेंशियल्स होते हैं बॉडी इमेज को रिस्टोर करने के लिए. नेक्स्ट, ineffective coping related to actual or perceived lifestyle or role changes. ineffective coping, patients condition के साथ cope नहीं कर पाते हैं. कभी पहले तो पेशेंट को पता ही नहीं चलते कि इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है. अगर पता चल गए तो उनको बिलीव नहीं होते कि ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड अर्थराइटिस. सो दिस कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को हमें कवर अप करना है. कोपिंग स्ट्रेटजीज़ अगर हमें मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स को सपोर्ट करना है, सो दैट दे कैन टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकली इस कंडीशन को अडेप्ट कर पाएँ एंड उसको इमोशनली डिस्ट्रेस ना हो. Next, nursing intervention. Assess the joint for pain, stiffness and swelling. As a nurse, we have to assess the joint for pain, stiffness and swelling. Joints, which joint can affected by rheumatoid arthritis, can suffer by rheumatoid arthritis? Wrist joint, hand joint, finger joint, ankle joint, neck, knee joint. Lots of joint can suffer फ्रॉम दिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस. तो एज ए नर्स हमें उस पर्टिकुलर जॉइंट में कोई टेंडरनेस है क्या ऑब्जर्व करना है. पेन है तो कितना टाइम के लिए पेन हो रहा है, कब पेन हो रहा है, क्या पेन एक्टिविटी के साथ इंक्रीज़ होता है, क्या शार्प पेन है या ब्लंट पेन हो रहा है. नेक्स्ट, स्टिफनेस, विच टाइप स्टिफनेस होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस या आफ्टर फुल टाइम एक्टिविटी स्टिफनेस हो रहा है. दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू आस्क द पेशेंट. नेक्स्ट, स्वेलिंग ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, रूमेटॉइड नोड्यूल्स हमें चेक करना पड़ेगा पेशेंट्स की. नेक्स्ट, observe the mental status of the patient. Either in this case observing the mental status is very crucial, because rheumatoid arthritis जब भी पेशेंट्स के साथ होते हैं, हाफ पेशेंट इस कंडीशन के साथ एग्री नहीं होते हैं, मेंटली डिस्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं.
they do not want to take any food, they do not want to talk with others, कोई एक्टिविटी कर नहीं पाते, ऑलवेज डिपेंडेंट रहना पड़ते, वो धीरे धीरे पेशेंट को डिप्रेस बना देते हैं. तो ऑब्जर्व द मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. क्या पेशेंट फैटिग है, क्या पेशेंट डिप्रेस है, क्या पेशेंट एंग्शियस है, क्या इरिटेट है. एवरीथिंग वी हैव टू नोट इट डाउन इन आवर रिकॉर्ड बुक. नेक्स्ट, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट्स को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है. कैसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं? विथ पिलो, विदाउट पिलो, कौन से साइड में पेशेंट लाई डाउन कर सकते हैं. दिस थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. नेक्स्ट, अप्लाई हीट और कोल्ड कंप्रेस टू द पर्टिकुलर एरिया. हीट एंड कोल्ड कंप्रेस बहुत ज़रूरी होते हैं इन्फ्लेमेशन एंड स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट, रेस्टिंग द जॉइंट बाय यूजिंग स्प्लिंट. स्प्लिंट इज़ वन टाइप ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइस. दिस डिवाइस हेल्प द पेशेंट्स to support the area or to make the comfort of particular affected part. Next, ask the patient to perform physical exercise like range of motion exercise, aerobic exercise and walking. पेशेंट्स को हम मोटिवेट कर सकते हैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए. एक्सरसाइज तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब पेन एंड स्वेलिंग कम हो जाएगा. नेक्स्ट, कौन सी एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं? range of motion exercise, walking, aerobic exercise. This exercise is helpful for the patient. Next, provide medication based on symptoms as per doctor's order. डॉक्टर्स ऑर्डर के ऊपर बेस करके, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर बेस करके मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है. नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट रिडक्शन. वेट होने से पेशेंट्स के जॉइंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट आएंगे. पेशेंट ऐसे ही जॉइंट्स मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, इंजरी, प्रीवियस इंजरी से प्रिवेंट करना है. हीट यूज़ करना है. देन जॉइंट रेस्ट एंड शुड नॉट यूज़ द जॉइंट ओवर यूज़ नहीं करना. जॉइंट रेस्ट के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है पेशेंट को. ऑर्थोटिक डिवाइस लाइक स्प्लिंट एंड ब्रेसेस यूज़ करना है फॉर सपोर्ट एंड फॉर कंफर्ट, लाइक सम ऑफ द एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग. नेक्स्ट, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. नाउ, समराइजेशन ऑफ द टॉपिक. In summarization, I have made some points. These points you have to remember. वो पॉइंट आप लोग को मदद करेंगे डिफरेंस में डिफरेंट आर्थराइटिस की. जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर डिफरेंस देखें तो इस डिफरेंस को याद रखने के लिए पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं. ड्यू टू दिस साइनोवियम गेट इन्फ्लेम्ड. अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखते थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज़ था एंड इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज पहले इन्वॉल्व होते थे. बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून बिकॉज आवर इम्यून सिस्टम इज अटैकिंग द साइनोवियम. Next, rheumatoid arthritis can happen in any age group. 20 to 60 years age group को rheumatoid arthritis affect करते हैं. But osteoarthritis 50 to 60 years के बाद शुरू होते हैं. Next, rheumatoid arthritis cases vary. Severe chronic case that last for lifetime. Some patient can develop RA for short time, within they goes in remission and it comes suddenly or gradually. ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि rheumatoid arthritis जो cases होते हैं वो डिफ़र करते हैं. कोई पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए सफ़र करना पड़ता है क्रोनिक केसेस में, कोई पेशेंट को शॉर्ट टाइम के लिए भी होते हैं, फिर से दोबारा रिमिशन होते हैं एंड सडनली भी डेवलप होते हैं. कभी कभी ग्रेजुअली धीरे धीरे भी पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकते हैं. नेक्स्ट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन अफेक्ट मोस्टली फिंगर्स, रिस्ट, बट अदर जॉइंट लाइक नेक, शोल्डर्स, एल्बो, एंकल, नीज एंड फीट्स. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो मेनली फिंगर्स एंड रिस्ट में अफेक्ट करते हैं, बट डिफरेंट जॉइंट्स भी इसमें अफेक्ट हो सकते हैं. और आप बता सकते हैं कि होल बॉडी जॉइंट्स से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अफेक्ट होते हैं. बट जब ऑस्टियोआर्थराइटिस देखे थे हमने, इस टाइम आई स्पेसिफाइड दैट ओनली वेट वियरिंग जॉइंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, लाइक योर हिप जॉइंट, लाइक योर नी जॉइंट. These joint can affect in by rheumatoid osteoarthritis. Next, it's systematic and bilateral. It's systematic means different organs को affect करते हैं, mainly
स्किन, आई, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इस सिस्टम्स को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है सिस्टेमेटिक। बायलैटरल, बायलैटरल मीन्स दोनों साइड की जॉइंट अफेक्ट होते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिकल। नेक्स्ट, पेशेंट विल हैव सॉफ्ट, टेंडर, वार्म, स्टीफ एंड सोलन जॉइंट। जब भी आप जॉइंट्स को टच करोगे विल फील सॉफ्ट, टेंडर, टेंडर मीन्स जब भी टच करोगे पेशेंट को पेन फील होगा, वार्मथ होगा, वो हमने साइन एंड सिम्टम में ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टीफनेस फील होंगे क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो गया, एंड जॉइंट स्टिफनेस हो जाते हैं एंड काइलोसिस हो जाते हैं, सो दैट्स वाई स्टिफनेस डेवलप होंगे। सोल एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 30 मिनट्स और आफ्टर पीरियड ऑफ लॉन्ग इनएक्टिविटी। स्टिफनेस होंगे वो 30 मिनट्स से ज़्यादा टाइम के लिए होंगे, और जब तक लॉन्ग इनएक्टिविटी होंगे तब जाके रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टिफनेस होते थे, मॉर्निंग स्टिफनेस होते थे बट 30 मिनट से कम। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में पूरा दिन एक्टिविटी करने के बाद पेशेंट को पेन होता था और स्टिफनेस फील होता था, बट रियूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर लॉन्ग टाइम से इनएक्टिविटी रहेंगे तब जाके स्टिफनेस फील होंगे। नेक्स्ट, डायग्नोसिस, हार्ड टू डायग्नोस बिकॉज साइन एंड सिम्टम्स सिमिलर टू अदर डिजीज। सर्टेन डायग्नोसिस आर रियूमेटॉइड फैक्टर, इंक्रीज ESR, CRP, एक्सरे। तो डायग्नोसिस हमने पहले भी पढ़ चुका है कि पहले भी फर्स्ट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट डायग्नोसिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट for rheumatoid arthritis because sign and symptom is more or less similar. So in the diagnosis portion, doctor can perform rheumatoid factor, ESR rate, CRP, antinuclear antibody, X-ray, everything they can test for the rheumatoid arthritis patient. Next, treatment, no cure, care to catch it early to prevent progression of joint damage by medicine, surgery, rest and exercise, losing weight. Rheumatoid arthritis की कोई क्योर नहीं है, ओनली ट्रीटमेंट की हेल्प से सिम्टम को हम मिनिमाइज करके रख सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी प्रोग्रेशन को। क्या क्या ट्रीटमेंट? मेडिसिन, सर्जरी, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट मॉडिफिकेशन, लूजिंग वेट, these are the treatment for rheumatoid arthritis patient. So key point you have to remember if you really differentiate the arthritis condition. Thank you everyone. If you